आज हम बात करते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन बाय पोटेंशियोमेट्री। यानी कि ये जो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं, उसको पोटेंशियोमेट्री की मदद से भी किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो कोई भी मेटल हो, मर्क्यूरी हो जाए, सिल्वर हो जाए, लेड हो जाए या कॉपर हो जाए, अगर उसके इनसोल्यूबल पीपीटीज फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियोमेट्री की मदद से भी कर सकते हैं टाइट्रेशन। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर को हमें पता है अर्जेंटम बोला जाता है, जैसे गोल्ड को ओरम बोला जाता है, वैसे सिल्वर को बोला जाता है अर्जेंटम। इसलिए इस टाइट्रेशन को हम बोलेंगे अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए, इस प्रकार से प्रेसिपिटेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रेसिपिटेट्स। देखिए, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो नॉर्मल जो होता है वो हमें पता है। उसमें क्या होता है, देखिए ये इस डायग्राम को आप देखें, इसमें आप ब्यूरेट में जनरली अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लेते हैं AgNO3। और ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें जनरली हेलाइड ले सकते हैं, थायोसाइनेट ले सकते हैं यानी कि HCN-, साइनाइड ले सकते हैं, सल्फेट सल्फाइड ले सकते हैं, फेरिसाइनाइड ले सकते हैं, या फिर और तो और इसमें आप ऑर्गेनिक एसिड के एनाइन भी ले सकते हैं। उसको हम कोनिकल फ्लास्क में फिलअप करेंगे। मान लीजिए मैंने हेलाइड लिया है, मान लीजिए हेलाइड में मैंने NaCl लिया है। हेलाइड यानी कि Cl-, Br-, I-। तो AgNO3 और NaCl के बीच में रिएक्शन होगा और प्रोड्यूस्ड होगा AgCl, यानी कि AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं। ये क्या है, इनसोल्यूबल पीपीटीज है, ये पीपीटीज है यानी कि प्रेसिपिटेट्स है। यहां पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बुलाते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। जो नॉर्मल वाला जो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें इंडिकेटर यूज किया जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्री, यानी कि पोटेंशियोमेट्री में की मदद से कैसे किया जाता है। तो यहां पे एक ही चेंज आएगा कि यहां पे हम इंडिकेटर की बजाय यहां पे हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रोड्स 2 होते हैं, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और दूसरा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और हमें पता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे जनरली हम कैलोमोल इलेक्ट्रोड ही यूज करते हैं। आमतौर पर रेफरेंस में जनरली कैलोमोल ही यूज किया जाता है, उसका पोटेंशियल हमें पता है 0.242 वोल्ट्स। लेकिन क्वेश्चन यहां पे है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करें, तो ये बहुत ही आसान है। जिस किसी भी मेटल के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे। देखिए यहां पे AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहा है तो हम सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड हो गए। एक हो गया इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिसमें हम लेंगे सिल्वर इलेक्ट्रोड, और दूसरा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो लेंगे कैलोमोल इलेक्ट्रोड। देखिए टाइट्रेशन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। देखिए इसमें आपको हेलाइड का जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमने NaCl लिया है तो उसको हमने बीकर में फिलअप करना है। देखिए ये बीकर है, इसके अंदर हमने हेलाइड का सॉल्यूशन, मान लीजिए ये NaCl है, इसको हमने बीकर में फिलअप करना है। और यहां पे इंडिकेटर ऐड नहीं करना है क्योंकि हम पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन कर रहे हैं। यहां पे हमको इंडिकेटर की बजाय इलेक्ट्रोड्स ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रोड कौन से बताए थे मैंने, एक हो गया कैलोमोल इलेक्ट्रोड जिसको हमने बोला है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और दूसरा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है सिल्वर इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड में आपको सॉल्यूशन में डिप करना है। देखिए ये मैंने डिप कर दिया है दोनों सॉल्यूशन को, सॉरी दोनों इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में मैंने डिप कर दिया है। ये लाल वाला है वो है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड, और ये जो आपको ग्लास का दिख रहा है वो है कैलोमोल इलेक्ट्रोड। दोनों को मैंने बीकर में रख दिया है और बीकर में ऑलरेडी हेलाइड का सॉल्यूशन है, फिक्स्ड अमाउंट में है, यानी कि 50 ml ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं, फिक्स वॉल्यूम में लेना है। अब आपको पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियोमीटर में देखना है E की वैल्यू कितनी है, वो आपको नोट डाउन कर देनी है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है टाइट्रेशन का वो है आपको हेलाइड का सॉल्यूशन बीकर में लेना है, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड डिप करना है और पोटेंशियल मेजर कर लेना है। वो आप पोटेंशियोमीटर में देख सकते हैं E की वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी आपको वो होगी E की वैल्यू। बाद में क्या करना है, बाद में आपको पता है ब्यूरेट हमने ली है और ब्यूरेट में हमने AgNO3 को फिलअप किया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं AgNO3
टाइट्रेशन यानी कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या फिर अर्जेंटोमेटिक टाइट्रेशन। तो आपको ब्यूरेट में से 1 ml AgNO3 बीकर में डालना है। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये 1 ml मैंने AgNO3 ऐड किया है बीकर में, और हमें पता है AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करके AgCl के प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, और प्रेसिपिटेट्स जैसे ही बनेंगे वैसे पोटेंशियल E की वैल्यू चेंज होगी। यानी कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, थोड़ी वैल्यू थोड़ी ज्यादा आएगी, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। आगे क्या करना है, आगे सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है। फिर से आपको 1 ml ब्यूरेट में से सीधा कहाँ डालना है, बीकर में ऐड करना है, और AgCl के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए, और आपको वैल्यू फिर से नोट डाउन कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बीच बीच में जेंटली सेक करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको जेंटली सेक करना है दोनों इलेक्ट्रोड्स को, जिससे हमको बेटर वैल्यू मिले और शार्प वैल्यू मिले। फिर से क्या करना है, फिर से आपको 1 ml AgNO3 ऐड करना है बीकर में, फिर से दोनों इलेक्ट्रोड को जेंटली सेक करना है, और आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ऐसा आपको करते जाना है। वैसे जैसा आप करते जाएंगे वैसे वैसे स्लोली आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मैक्सिमम चेंज देखने को मिलेगा। एट इक्विवेलेंस पॉइंट शार्प चेंज इन पोटेंशियल इज सीन, यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट जब आएगा तब आपको शार्प चेंज देखने को मिलेगा। पहले धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा एक ही साथ बहुत ज्यादा चेंज हमको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ई की वैल्यू, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाद में जब एंड पॉइंट आ जाएगा तो बाद में आप ज्यादा AgNO3 ऐड भी कर दोगे, फिर भी पोटेंशियल में ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ई की वैल्यू बाद में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, इनवर्स ऑफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द कंपाउंड्स हैविंग स्मॉल Ksp वैल्यू विल गिव शार्प पॉइंट, यानी कि जिस किसी भी सब्सटेंस का जो Ksp की वैल्यू है, जिसको हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो जितनी कम होगी, स्मॉल होगी Ksp की वैल्यू, उतना ज्यादा हमको शार्प एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। Ksp की वैल्यू कम यानी कि प्रेसिपिटेशन ज्यादा। तो देखते हैं Ksp क्या होता है। देखिए, Ksp के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद। Ksp, K को हम जनरली कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं, Sp का मतलब हो गया सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, Ksp को हम बुलाएंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखिए ये क्या है, the Ksp stands for solubility product constant. It is the measure of maximum amount of solute that can dissolve in a solvent, यानी कि कोई एक सोल्यूट कितना डिसोल्व होगा सॉल्वेंट में, वो दर्शाता है Ksp। यानी कि आसान भाषा में मैं कहूं तो Ksp इज मेजर ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, यानी कि सब्सटेंस डिसोल्व होगा या फिर प्रेसिपिटेट आउट होगा, वो हमें Ksp बताएगा। यानी कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस कब प्रेसिपिटेट आउट होगा वो जानना है, तब आपको Ksp की वैल्यू पता होनी चाहिए। Ksp की वैल्यू आपको पता है तब आप सोल्युबिलिटी जान सकते हैं। देखिए Ksp की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जनरली Ksp को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Ksp इज डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व्ड आयंस एंड अनडिसॉल्व्ड सॉलिड, यानी कि डिसॉल्व्ड आयंस और अनडिसॉल्व्ड सॉलिड का इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए, आसान भाषा में आपको बताऊं, अगर मुझको AgCl के बारे में जानना है, Ksp के वैल्यू के बारे में, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा। देखिए ये इक्वेशन, Ksp ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एक साइड Ksp का अनडिसॉल्व्ड सॉलिड होगा यानी कि AgCl, और दूसरी साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा आयंस। ये AgCl का एग्जांपल है। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं यहां लिखता हूं। देखिए, मान लीजिए मैं कैल्शियम फ्लोराइड का जानना चाहता हूं, तो कैल्शियम फ्लोराइड की Ksp वैल्यू किससे मिलती है। देखिए,
ये CaF2 हो जाएगा Ca+2 का कॉन्सेंट्रेशन और 2F माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। अगर देखिए इस एग्जांपल में देखिए आप, अगर CaF2 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब कि KSP ऑफ CaF2 की वैल्यू ज्यादा है, तब कंपाउंड डिसोल्व हो जाएगा। मतलब कि इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तब कंपाउंड डिसोल्व हो जाएगा। और मान लीजिए ये CaF2 की वैल्यू से ज्यादा इन दोनों के आयंस की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि Ca+2 और 2F माइनस आयंस की वैल्यू ज्यादा है, तब क्या होगा, तब कंपाउंड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन किस साइड शिफ्ट हो रहा है वो डिसाइड करेगा कि डिसोल्व होगा या फिर प्रेसिपिटेट आउट होगा। AgCl में भी इस तरह ही है। देखिए अगर KSP ऑफ AgCl की वैल्यू ज्यादा हो गई तब कंपाउंड डिसोल्व हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और मान लीजिए Ag+ और Cl- जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तब क्या होगा, तब कंपाउंड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। यानी कि आसान भाषा में मैं कहूं तो जो KSP की वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होगा या फिर सोल्यूबल होगा। और यहां पे हमने क्या बोला, KSP की वैल्यू कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर KSP की वैल्यू कम होगी तो उसका मतलब क्या हुआ, Ag+ और Cl- आयंस यानी कि जो आयंस है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो सब्सटेंस प्रेसिपिटेट आउट होगा, और प्रेसिपिटेट आउट होगा तो हमको शार्प पोटेंशियल चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेट होगा उतना हमको शार्प पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यानी कि आपको अच्छे से अगर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करना है तो आपको ऐसे सब्सटेंस लेने चाहिए जिसका प्रेसिपिटेशन बहुत अच्छे से हो। तो ये था KSP की वैल्यू। याद रखें KSP सिर्फ एक मेजरमेंट है, कंपाउंड सोल्यूबल होगा या अनडिसोल्व होगा। देखिए यहां पे ग्राफ कैसे आएगा। देखिए ग्राफ का तो हमें पता ही है, ब्यूरेट में जो फिलअप किया जाता है वो, और जो हम देख रहे हैं वो, यानी कि ब्यूरेट में हमने फिलअप किया है AgNO3, तो एक साइड आएगा वॉल्यूम ऑफ AgNO3 और दूसरी साइड हम क्या देख रहे हैं, हम पोटेंशियल देख रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल E। यानी कि पहला जो ग्राफ आएगा वो आएगा E वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3। दूसरा ग्राफ कौन सा आएगा, दूसरा आएगा ΔE/ΔV अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ AgNO3। देखिए पहला ग्राफ देखिए E वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3 का ग्राफ देखें तो आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल बढ़ेगा, फिर ऐसे जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा देखिए इतना बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। फिर अब उसके बाद बहुत ही कम देखने को मिलेगा चेंज पोटेंशियल में। यहां से हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको इक्विवेलेंस पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरा जो ग्राफ है ΔE/ΔV वो इस प्रकार से मिलेगा, अब देख सकते हैं। और बीच में अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। हम बात कर रहे थे AgCl की। देखिए AgCl is sparingly soluble salt, equivalent point Ag+ concentration can be obtained by AgCl KSP वैल्यू। वो AgCl KSP वैल्यू हमको पता ही है। अगर हमको AgCl के KSP की वैल्यू चाहिए तो किस प्रकार से मिलेगी, दोनों आयन के कॉन्सेंट्रेशन से मिलेगी। देखिए AgCl के चाहिए तो Ag+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया KSP ऑफ AgCl, यह भी हमने पढ़ा। तो ये रहा KSP इज इक्वल टू Ag+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए AgCl में से ही Ag+ और Cl बना है, यानी कि जितना Ag+ होगा उतना ही Cl- होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं Cl- की जगह पे Ag+ भी लिख सकता हूं। देखिए ये Ag+ और Cl- दोनों है, और जितना AgCl में से Ag+ और Cl- बन रहा है, तो जितना Ag+ बनेगा उतना ही Cl- बनेगा। इसलिए मैं ये जो Cl- है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं Ag+। तो क्या होगा, ये Ag+ इंटू Ag+, ये हो जाएगा Ag+²। सो ये हो गया KSP इज इक्वल टू Ag+²। ये बिग ब्रैकेट में मैंने लिखा है, उसको कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा आपको बिग ब्रैकेट में लिखना है, बड़े वाले ब्रैकेट में लिखना है। तो अगर Ag+² इज इक्वल टू KSP हो जाएगा
तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, वो स्क्वायर अगर सामने जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन उसके बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Ksp। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जब स्क्वायर जब सामने की ओर स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं तब वो सामने की ओर जाएगा, तब वो हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। अब हमको मान लीजिए हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस सेल का, तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ई सेल हो जाएगा ई इंडिकेटर माइनस ई रेफरेंस, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमको पता है हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया है, तो उसका पोटेंशियल इस प्रकार होगा E0, देखिए ये रहा E0 Ag प्लस Ag, ये हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, प्लस 2.303 RT/NF log Ag प्लस माइनस E0 SC, यानी कि ये सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है जिसको हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड में लिया है, ये इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस कैसे आया, देखिए यहाँ पे हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन पूरा लिखेंगे तो 1/Ag प्लस आएगा, लेकिन 1/Ag प्लस को हम उल्टा देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि हमने 1/Ag प्लस नहीं लिखा है, हमने लिखा है Ag प्लस लिखा है, इसलिए हम माइनस का यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। सो इस प्रकार हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू E0 Ag प्लस 2.303 RT/NF log Ag प्लस माइनस E0 SC, ये है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब देखें ये जो E0 Ag प्लस Ag है, यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू है 0.799, और कैलोमल इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू है पोटेंशियल की 0.242, और बीच में रहा ये वैल्यू। अगर देखें ये जो बीच वाला आप देखें, इनमें अगर 2.303 आर की वैल्यू लगे 8.314, टेम्परेचर हम लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, एन की होगी वैल्यू 1 और एफ होगा 96,500। इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तब हमको फाइनल आंसर मिलेगा, ये जो बीच वाला है उसका आंसर इतना मिलेगा 0.0591 log Ag प्लस। इन सभी का हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर की वैल्यू ऐड करेंगे, टी की वैल्यू ऐड करेंगे, एन और एफ की वैल्यू ऐड करेंगे, तब हमको फाइनली ये मिलेगा 0.0591 log Ag प्लस। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू है 0.242 और Ag सिल्वर इलेक्ट्रोड की वैल्यू है 0.799। इसको हम रीअरेंज कर दे, यानी कि मैं ये इन दोनों वैल्यूज को मैं पास में लिखता हूँ, 0.799 माइनस 0.242 और बचा ये बीच वाला 0.0591 log Ag प्लस। इनमें से सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमको मिलेगा 0.557 ये वैल्यू मिलेगी हमको, इन दोनों से हमको ये वैल्यू मिलेगी सब्सट्रैक्शन से, प्लस 0.0591 log Ag प्लस, ये हो गया। अब देखें Ag प्लस के इज इक्वल टू तो क्या है, Ksp की वैल्यू है, यहाँ पे Ksp ऐड कर देंगे तो हमको ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। देखिए अगर हमको Ksp की वैल्यू पता है तो हम ई सेल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमको ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट पता है तो हम Ksp की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन।